नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जुडिशियल इकोसिस्टम जो पहले पीएम मोदी के पीछे लगा हुआ था, अब भी लगा हुआ है और अब सीधे योगी को चैलेंज करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये जो श्रृंखला दिखाई पड़ रही है पीएम मोदी के बाद, अब योगी आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश से अब दिल्ली की यात्रा तय करेंगे। इसके लिए पहले से ही इस इकोसिस्टम ने योगी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसे सीएम योगी को बदनाम करने की कोशिश है। उन्हें सीधे चैलेंज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखो, योगी जो फैसले ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो न्याय के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ बार बार कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए उसका उदाहरण देके जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, विरोधी दल है, वो सारा यही नैरेटिव क्रिएट करती रही कि देखो पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो जो फैसले ले रहे हैं सरकार के स्तर पर, उसे जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसले को खारिज कर देता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानूनों को भी खारिज कर दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एनजेएसी की बात हो या फिर चुनावी बॉन्ड पर जो इनका फैसला आया था उसको लेकर। लेकिन आजकल जो इकोसिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें 12 से 14 जज ऐसे हैं जो कि जाने जाते हैं कि उनके बेंच में सुनवाई होगी तो फैसले किसके खिलाफ देंगे? सरकार के खिलाफ। और वो भी सरकार कौन सी? या तो भारतीय जनता पार्टी शासित कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इन्हीं लोगों के खिलाफ फैसले देने के लिए ये जाने जाते हैं और टिप्पणियां ऐसे करेंगे जैसे कि हर मामलों की जानकारी इन्हीं के पास है। सोसाइटी के ये विशेषज्ञ हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, कानून छोड़कर और सारी बातें करेंगे। लेकिन कानून पर जब आएंगे तो इन्हीं सारी बातों से एक नया तर्क गढ़ेंगे और वही तर्क बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी गढ़ा गया, जब 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी और उसके बाद फैसले सुरक्षित रखे गए, फैसले दिए गए और फैसले में दिशा निर्देश तय किया गया। और टिप्पणियां ऐसी मानो ये जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर जो सुनवाई चल रही थी उसमें दूसरे और किसी वर्ग को, यानी कि किसी और वर्ग के लिए जिसके से अपराधी जुड़े हुए होते हैं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये टारगेटेड फैसले होते हैं और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ यही फैसला केवी विश्वनाथन और दूसरे बीआर गवई, ये दोनों जजों के बेंच ने दी है और भर भर कर टिप्पणियां की है जिसमें बताया गया है कि सरकार मनमानी कर रही है। ये कभी नहीं देखते कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितना मनमानी करते हैं। बस इनके दिमाग में यही रहता है, सरकार मनमानी कर रही है, प्रशासन मनमानी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कैसे हो सकती है? इन्होंने तर्क गढ़ा कि आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो चारदीवारी नहीं होती है, वो एक उम्मीद होती है। ये सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर इनकी टिप्पणियां रहती है। ये कवियों की टिप्पणियों, कवियों के कविताओं का जिक्र करते हैं, लेकिन कानून की बात नहीं करेंगे। कानून में इस बात का उल्लेख है, इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि ये जो याचिका दायर की गई है वो टारगेटेड याचिका है और उसमें केवल यही बात कही गई है कि चाहे राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, इन 3 राज्यों का विशेषकर उदाहरण दिया गया और कहा गया कि यहां जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया था और दूसरी याचिकाएं भी डाली गई, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका महत्वपूर्ण थी, जिसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ और एनजीओ को भी इसमें शामिल कर दिया गया। और फिर 2 जजों की बेंच बैठी। इन लोगों ने जिस तरीके के तर्क दिए उसके खिलाफ तुषार मेहता ने भी पिछली बार कहा था कि आप एक एक राज्य का उदाहरण लीजिए और उन उदाहरणों को जज साहब को देखना चाहिए, उन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का आंकड़ा लेकर आए और बोला, देखिए ये 70 जगहों पर बुलडोजर चला है और 70 जगहों में से ये 53 जगह ऐसे हैं जहां पर बुलडोजर चला है और
वो घर या दुकान या मकान जो अवैध निर्माण था वो हिंदुओं का था, वो किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि वो हिंदुओं की मकानें दुकानें थी। लेकिन फिर भी जमीयत वाले ये रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं कि टारगेटेड एक्शन हो रहा है और अपराधियों पर नहीं मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसी अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई। लेकिन तुषार मेहता सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो उससे जज कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। उनको तो वो देखना है कि नहीं एक भी उदाहरण ऐसा मिल जाए जिसमें मुसलमान पीड़ित हो, और वही उदाहरण उन्हें चाहिए होता है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और महमूद प्राचा जैसे वकील, ये लोग वही लेकर आते हैं उदाहरण कि देखिए कैसे भदोही में एक मुसलमान के घर को तोड़ फोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके घर में वो अपराधी था, और अपराध उसने छोटा मोटा नहीं किया, उसने रेप किया, और रेप के अपराधी होने के बाद जब उसके घर का मुआयना किया गया तो घर में भी अवैध निर्माण पाया गया, तो उसको तोड़ा गया है। ये नहीं बताएंगे क्या ये परिवार की बात जो करते हैं, तो ये कानून में लिखा नहीं है कि अगर किसी अपराधी के अपराध को कोई छिपाता है जानने के बाद भी, तो वो भी अपराधी कहलाता है। जिन लोगों के लिए, जिस मौलाना गैंग की पैरवी करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज सामने आए हैं, वो कम से कम इस बात का तो ख्याल करते कि जिन लोगों की पैरवी कर रहे हैं उसके घरों में कौन है। अगर ये अतीक अहमद की बात करते थे तो उसके घर की बीवी, बच्चे, भतीजे, भाई, सारे के सारे उस गुंडागर्दी, सारे के सारे ये गैंग चलाने वाले लोग, और उसको बोलोगे कि उसके घर पर बुलडोजर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्योंकि उससे जुड़े हुए और भी लोग हैं। ये तर्क सुप्रीम कोर्ट के जजों का हो सकता है, लेकिन इस समाज का तर्क नहीं है। समाज में बैठे लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से ये अपराध बढ़ते जाता है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलती है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये फिर से सुधरने का नाम नहीं लेंगे, और यही एक्शन मोड में सीएम योगी आए, उसे उदाहरण बनाया गया। और हर सरकारें, यहां तक कि भारत के बाहर भी सरकारें जो है वो योगी मॉडल लेकर आगे बढ़ी कि अपराधियों को जब तक जड़ से हिलाओ नहीं तब तक उसे सुधार नहीं होता है। ये मानसिकता इन लोगों की है, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाने लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को इन चीजों से मतलब नहीं है। ये अपने कमरे में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक फैसला देंगे, और उसके बाद ये अपराध और बढ़ेगा तो फिर सरकार को कहेंगे, प्रशासन को कहेंगे, देखो अपराध क्यों नहीं रोक रहे। जबकि जब इनके ऊपर बारी आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। जब इनके प्रॉपर्टी की जांच की बात आई तो इन्होंने सीधे तौर पर चुप्पी साध ली कि नहीं, हम अपने प्रॉपर्टी की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे, बल्कि सीजीआई के पास डाके देंगे, उन्हीं को हम बंद लिफाफे में अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देंगे। रिटायरमेंट के बाद जब जरूरत पड़ेगी सुरक्षा एजेंसियों को इनकी संपत्ति की जांच की, तो उस समय सार्वजनिक होगी तो पता चल जाएगा, कोई और सबूत मिल जाएगा कि देखिए ये जज साहब थे, रिटायर होकर आए हैं, इन्होंने अपने संपत्ति के बारे में जानकारी जो दी थी उसमें देहरादून के बंगले के बारे में जानकारी नहीं थी, बेंगलुरु के उस फ्लैट के बारे में जानकारी नहीं थी, जहां पर अभी इनके बारे में जानकारी मिली है कि वहां भी फ्लैट खरीदे हुए थे। कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, फार्म हाउस के बारे में जानकारी नहीं थी। ये अगर सबूत मिलेंगे तो इसकी जांच भी होगी, और जांच जब होगी तो ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने इकोसिस्टम ऐसा बना के रखा है। आज न कल ये समझते हैं कि सरकारें बदलेगी, और सरकारें जो सबसे ज्यादा समय तक यहां पर शासन की है, यानी कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसी के साथ रहो, और वो सो कॉल्ड सेकुलर जमात के साथ रहो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हमें बदनाम भी करता है और यही हमारी सराहना भी करता है। इसलिए इन लोगों ने पूरा सिस्टम बना लिया है। पहले पीएम मोदी के खिलाफ फैसले पर फैसले देते रहे, इसमें चाहे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ हो या उनके गुट के दूसरे, चाहे जस्टिस जेबी पारदीवाला हो, जस्टिस संजीव खन्ना जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ये सारे खानदानी लोग हैं। जस्टिस खन्ना की बात ही देखिए, इनके पिता भी हाई कोर्ट के जज
दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सारे जजों के परिवार से ही आते हैं। और अब जब रिटायर्ड होके बाहर निकले हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, तो उनके बाद 4 दिन के अंदर ही उनकी हेकड़ी निकलने लगी। अपने पूरे परिवार के साथ फोटो मीडिया में छपवाने लगे, देखो ये मेरा बेटा है अभिनव चंद्रचूड़, और ये अभिनव चंद्रचूड़ भी वकील है, ये प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल रही, वो बड़े वकीलों के कैटेगरी में नहीं आया है, इसलिए इसे सेमिनार में भेज रहे हैं। अभी वायर के एक सेमिनार में गया या दूसरे जगह पर गया, और हर जगह वो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तानाशाही, ऐसी ऐसी बातें बड़ी बड़ी करेगा जो कि इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हो। और उसके बाद ये जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि रिटायर हो चुके हैं, उसी जमात के फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं, और अब वो लॉबिंग क्या करेंगे कि आगे हमें कोई पद मिल जाए। लास्ट में जाते जाते उन्हें पछतावा भी हुआ था इस बात के लिए कि हमने जो फैसले दिए हैं उससे लोगों को बड़ा दुख हुआ होगा, वो अगर किसी को भी दुख हुआ हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। वो रोते रहे थे, छटपटा रहे थे और माफी मांग रहे थे, लेकिन फिर अब उस जमात से लेकर इधर के जमात तक हर जगह वो पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आगे हमको क्या करना है, तो अब आगे अगर एनएचआरसी में मौका मिल जाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए इधर भी मुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनको यह भी लगता है कि अगर इधर हम आए तो मेरे बेटे का कैरियर का क्या होगा। जैसे कि मेरे बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को अगर किसी हाई कोर्ट में जज बनना है तो इस इकोसिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, और इसलिए इनके पिताजी भी जज थे, ये भी जज, और इनकी अगली पीढ़ी यानी अभिनव चंद्रचूड़ भी जज बनने की कोशिश करेगा, तो वो तो उसी इकोसिस्टम का पार्ट रहना पड़ेगा। इसलिए ये कंफ्यूज रहते हैं, और इसी कंफ्यूजन में अभी 4 दिन के अंदर ही इनकी हेकड़ी निकली है। कई बार रोक चुके हैं, पछता चुके हैं और कह चुके हैं कि हम वैसे सीजेआई रहे जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई। क्यों ना हो, क्योंकि जाते जाते भी आपने वही रास्ता अपनाया। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ चाहे चुनावी बॉन्ड से लेकर हो या तीस्ता सी तलवार से लेकर, हर जगह आप उनको फंसाने की कोशिश करने वाले फैसले देते रहे, और उसके बाद अब क्या हुआ। अब पिछले कुछ दिनों से देखिए चंद्रचूड़ ने जाते जाते मदरसा एक्ट के खिलाफ फैसला दिया। उसमें कौन थे जज शामिल थे? 3 जजों की बेंच, और उसमें चंद्रचूड़ के अलावा जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये तीनों ने एक फैसला दिया कि नहीं नहीं, मदरसा एक्ट तो किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। 7 सालों की परंपरा चल रही है मदरसा की, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। आप 7 सालों की परंपरा खत्म नहीं कर सकते, 7000 सालों की खत्म कर सकते हो। जो हिंदुस्तान की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति है, उसे खत्म करने की कोई भी कोशिश आप लोगों ने नहीं छोड़ी। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे एक एक करके पिछले दिनों एक और फैसला योगी सरकार के खिलाफ आया, 25 लाख रुपया का जुर्माना दो जिसका घर ढाए हो। उसके बाद फिर से दोबारा बुलडोजर पर जो फैसला है, बुलडोजर जस्टिस की बात जो होती है वो तो सीधे योगी से जुड़ती है। तो इन लोगों ने जो पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, उसमें पहले चंद्रचूड़, अब जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, ये सारे के सारे उसी परंपरा से हैं। और उसके बाद ये ऐसे बेंच बनाएंगे कि उस फैसले को अपने तरीके से मोड़ सके। पहले मोदी को टारगेट किया, अब योगी को टारगेट कर रहे हैं। 2027 की तैयारी है, 2029 की तैयारी है, उससे पहले ही योगी की छवि खराब करो, इनको कमजोर करने की कोशिश करो, बार बार इतने हथौड़े मारो जिससे योगी का मनोबल गिर जाए, टूट जाए। और यही चैलेंज है अभी के समय के लिए इस जुडिशियल इकोसिस्टम के खिलाफ कि कैसे ये लोग उसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और आज भी योगी मोदी के खिलाफ एक के बाद एक फैसले दे रहे हैं। 12 जजों की लिस्ट है, इनमें लगातार इन लोगों ने अलग अलग बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों के खिलाफ फैसले दिए हैं। इसलिए इस इकोसिस्टम के ऊपर बड़ा एक्शन होने वाला है। और यही वजह है कि आज 4 दिन से छटपटा रहे चंद्रचूड़ की परेशानी इस बात के लिए भी बड़ी है कि अब हम किस जगह पर फिट हो और हमारी अगली पीढ़ी कहां फिट हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबरें आपके लाते रहें। धन्यवाद।